नमस्कार, मैं श्याम नंदन कुमार आपका एसएन के क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 25 जून 2021 के महत्वपूर्ण न्यूज़ जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले न्यूज़ से। दैनिक जागरण के अंतर्गत देख रहे हैं हम लोग कौन सा न्यूज़ हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। परिसीमन होते ही जम्मू कश्मीर में होंगे चुनाव। मुद्दा क्या है देखते हैं हम लोग। जैसा कि हम जानते हैं कि 2019 को अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और वहाँ पे जो है ना जम्मू एंड कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया, दो यूनियन टेरेटरी में बांट दिया गया। ठीक, वह था जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, दो विभागों में उसको बांट दिया गया था। अब यहाँ मुद्दा हुआ कि इलेक्शन कराने की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना परिसीमन आयोग का गठन जो गवर्नमेंट 2020 में की थी, उसके अंतर्गत जहाँ पे सबसे पहले जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिसाइड होगा कि कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी वहाँ पे बनेंगे। चलिए इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। परिसीमन आयोग होता क्या है, देखिए। परिसीमन का अर्थ होता है निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करना। ठीक, निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करना, जिस आयोग का गठन किया जाता है उसे परिसीमन आयोग बोलते हैं। परिसीमन निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करना, आयोग उसे बोलते हैं जिसका ये निर्धारण करने के लिए जो अथॉरिटी बनती है उसे आयोग बोलते हैं। अगस्त 2019 में भारत सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर, जैसा कि पता है हम लोगों को, जम्मू एंड कश्मीर को जो है धारा 370 को हटा दिया गया था। ठीक है ना, 2019 में, अगस्त 2019 में गवर्नमेंट एक लेके आई थी और उसके अंतर्गत उन्होंने धारा 370 को हटाकर जम्मू एंड कश्मीर को दो भागों में बांट दिया था। ठीक, दो यूनियन टेरेटरी में बांट दिया गया था, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख के रीजन में विभाजित कर दिया गया था। ठीक, उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या की कि 4 पूर्वोत्तर राज्य और एक जम्मू एंड कश्मीर में परिसीमन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी। ठीक है ना, 4 जो है वही नॉर्थ ईस्ट स्टेट थे। ठीक, एक जो था जम्मू एंड कश्मीर में के लिए परिसीमन आयोग की गठन का निर्देश दे दिया गया। ठीक, ताकि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड हो सके, कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने हैं ताकि वहाँ पे इलेक्शन हो सके। तो अभी जो हमने न्यूज़ में देखा उसमें क्या होगा, परिसीमन आयोग सबसे पहले वहाँ पे क्या करेगी, सीमाओं का निर्धारण कर देगी। ठीक है, निर्वाचन आयोग की सीमाओं का निर्धारण कर देगी, उसके बाद जाके इलेक्शन होगा। तो यही मुद्दा अभी सेंट्रल गवर्नमेंट और वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, लोकल रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, उन्हीं के बीच में जो है ना ये इशू चल रहा है कि सबसे पहले परिसीमन आयोग को क्या किया जाए, परिसीमन आयोग और रिपोर्ट देगी कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेंगे, उसके बाद ही वहाँ पे इलेक्शन होंगे। तो हम देखते हैं थोड़ी बहुत परिसीमन आयोग। हमने देखा कि परिसीमन आयोग के अंतर्गत हमने देखा कि क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है, किसका, निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण किया जाता है, परिसीमन आयोग करती है। ठीक, इसमें हम देखते हैं कि निर्वाचन क्षेत्रों का किसके लिए, तो राज्य में विधानसभा, ठीक, राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए। ठीक है ना, समय के साथ बढ़ती हुई जनसंख्या के आधार पर जो है ना निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण किया जाता है। अब ये सुनते, एमपी के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, उसके सीमाओं का निर्धारण करना जो परिसीमन आयोग का काम होता है। वो डिसाइड करती है कि कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी एक स्टेट में होंगे। ठीक, उनका आधार क्या रहता है कॉन्स्टिट्यूएंसी का, राज्यसभा के विधानसभा चुनाव कराने के लिए, ठीक है, और लोकसभा के लिए चुनाव कराने के लिए। तो चलिए तब नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। आज तक जो है परिसीमन आयोग, 4 परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है। ठीक, वो कौन सा, एक हो 1992 में, 1993 में, 1973 में, 2002 में। ठीक, अभी आप 5वां देख सकते हैं कौन सा, जो अभी 2020 में गवर्नमेंट जो है ना जो परिसीमन आयोग का गठन की है जम्मू एंड कश्मीर के विभाजन होने के बाद। इसमें हम देखते हैं कि इसके जो आदेश होते हैं ना परिसीमन आयोग के, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, परिसीमन आयोग का आदेश जो भी वो आदेश देती हैं, किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। ठीक है ना, उनके आदेश जस्ट लाइक एक कानून की तरह फॉलो होते हैं, और उनके आदेश को आप किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते कि ये जो आदेश है इनको चेंज किया जाए। परिसीमन आयोग का आदेश, आपको एक MCQ में ये क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। उनकी आदेश का जो है ना किसी भी आयोग में आप किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते। हमने देखा कि सबसे पहले परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ, 1992 में, और उसके बाद 2002 में, अभी जो है 2020 में परिसीमन आयोग का गठन
किया गया है किसके लिए, चार जो है स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट के और एक जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पे कंस्टिट्यूएंसी की डिसाइड करने के लिए, किसका, लोकसभा के लिए, लोकसभा के कंस्टिट्यूएंसी के लिए और किसके, विधानसभा के कंस्टिट्यूएंसी के लिए, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि परिसीमन आयोग के और क्या क्या काम होते हैं, वहाँ पे क्या वर्क करती है परिसीमन आयोग। या तो अनुसूचित वर्ग और अनुसूचित जनजाति जो होते हैं, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित वर्ग, उनको अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, इनके लिए भी वो सीटों का निर्धारण करती है, कौन, परिसीमन आयोग करती है, ठीक है ना। ये जनसंख्या के बदलते हुए बदलाव के, ये ऐसा क्यों करती है, क्योंकि जनसंख्या जो है ना, मान लीजिए एक कंस्टिट्यूएंसी में आज जनसंख्या बढ़ गई, दूसरे कंस्टिट्यूएंसी में जनसंख्या नहीं बढ़ी, ठीक है ना, तो इसमें समरूपता, ठीक है ना, जो इम्बैलेंस है इसको सही करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, ताकि जनसंख्या की पर्टिकुलर सेम जनसंख्या का सेम जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि हो, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि सपोज कीजिए कि 200 वोटर एक कंस्टिट्यूएंसी में हो और उसको वहाँ से एक प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं और दूसरे कंस्टिट्यूएंसी में 1000 वोटर हो और वहाँ से भी एक ही प्रतिनिधि तो चुने जा रहे हैं। इसी को बैलेंस करने के लिए जो है क्या किया जाता है, परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। एक तो इसके लिए किया जाता है जो जनसंख्या बढ़ते हुए जनसंख्या को है ना, समान जनसंख्या का विधानसभा हो, समान जनसंख्या का विधानसभा हो और समान जनसंख्या का लोकसभा में प्रतिनिधित्व, तो इसके लिए किया जाता है आपको क्या, परिसीमन आयोग का गठन। और दूसरा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का भी निर्धारण हो, ठीक, उसके लिए भी परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। हमने इसमें देखा कि इनकी आदेश जो होता है वो किसी भी कानून, किसी भी अदालत में आप उसको जो है चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनके देखते अध्यक्ष कौन होते हैं, इनके जो अध्यक्ष होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त मतलब रिटायर न्यायाधीश होते हैं, ठीक, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, ठीक। और इनके मेंबर के रूप में देख सकते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मेंबर के रूप में कौन होते हैं सर्वोच्च परिसीमन आयोग में, उनमें होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त और साथ ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी होते हैं इनमें मेंबर। तो अभी देखिए 2020 में जो परिसीमन आयोग का अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, अभी तो हमने देखा था 4 तो पहले हो चुके थे 2002 तक, 5वां हमने देख रहे हैं, ठीक, 5वां जो परिसीमन आयोग अभी वर्क कर रही है, ठीक। अभी इन्होंने अपना रिपोर्ट नहीं दिया, अभी प्रोसेस में है, ठीक है ना। अभी जब वहाँ रिपोर्ट देंगे जम्मू एंड कश्मीर को लेकर, ठीक है ना, कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगे, तभी जाके वहाँ पे अभी क्या होगा, वहाँ पे इलेक्शन होंगे। तो चलिए अभी जो देख रहे हैं, अभी परिसीमन आयोग का अध्यक्षता कौन कर रही हैं, अभी क्या, न्यायमूर्ति रंजना देसाई। अभी न्यायमूर्ति रंजना, आपको क्वेश्चन बन सकता है वन डे टाइप के क्वेश्चन में कि परिसीमन आयोग जो अभी हाल ही में गठित हुआ था उसका जो है अध्यक्षता कौन कर रही हैं, न्यायमूर्ति रंजना देसाई। ये कौन है, यह एक सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। चलिए हम आगे देखते हैं, क्या ये है रंजना देसाई जो परिसीमन आयोग की अध्यक्षता कर रही हैं। देखिए प्रत्येक जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का सीमांकन कौन करता है। देखिए अब यहाँ पे देखना ये है कि आर्टिकल 82 के अंतर्गत 82 के अंतर्गत, ठीक है ना, संविधान के अनुच्छेद 82 ठीक के अंतर्गत कानून द्वारा संसद हर जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम लागू करती है। अधिनियम लागू होने के बाद केंद्र सरकार एक परिसीमन आयोग का गठन करती है। यहाँ तो आर्टिकल से 82 के अंतर्गत, ठीक है, आर्टिकल 82 जो है ना संसद को यह अधिकार देती है कि हर जनगणना के बाद क्या करे कि एक परिसीमन आयोग का गठन करे। वो परिसीमन आयोग जो है ना अपना निर्वाचन क्षेत्रों के जो है ना जनसंख्या के बारे में अपना जो क्या रिपोर्ट दे, ठीक है ना। लेकिन हम यह देख रहे हैं कि हर जनसंख्या जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन नहीं किया गया है। कुछ समस्या रही होगी इसलिए नहीं किया गया है। हमने अभी तक कितना देखा, अभी 4 होने तो चाहिए इससे ज़्यादा, लेकिन अभी हमने देख रहे हैं कितने कि 4 ही हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेन मुद्दा है कि आर्टिकल 82 जो है ना संसद को अधिकार देती है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको बना सकते हैं कि जो है ना ये राज्य सरकार का भी अधिकार होता है कि वो परिसीमन आयोग का गठन कर सके। तो राज्य सरकार के पास अधिकार नहीं होते हैं कि वो परिसीमन आयोग का गठन कर सके। ये अधिकार किसके पास होती है, संसद के पास होती है कि परिसीमन आयोग का गठन कर सके। आर्टिकल 2 में क्या, आर्टिकल 82 में क्या बताया गया है, 82 में क्या बताया गया है, बताया गया है कि संसद हर जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन कर सकती है, ठीक। और वो ये जो रिपोर्ट दे देती हैं, जो ये रिपोर्ट जो है ना इसको इनके रिपोर्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता है परिसीमन आयोग के रिपोर्ट को। चलिए
नेक्स्ट हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में थोड़ा ये आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। जम्मू कश्मीर में पहले की स्थिति देखते हैं, जम्मू कश्मीर में पहले की स्थिति कैसे थी, ठीक है ना, जब यूनियन टेरिटरी में नहीं बढ़ रहा था, ठीक। तो 24 सीटें दी थी ओपीओके में थी, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। देखें जम्मू में देखें तो 46 सीटें, और कश्मीर वाले भी रीजन में देखें तो 46 सीटें, और जो जम्मू वाले रीजन में देखें 37 सीटें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 7, 6 और 7 अप्रॉक्स जो देखते हैं 9 सीटों का वेरिएशन है, ठीक है ना। जो जम्मू वाले रीजन में 37 सीटें, और देख रहे हैं कश्मीर वाले रीजन में जो है वहाँ पे है 46 सीटें। तो इसी के लेकर मुद्दा था कि यहाँ पे अधिक जनसंख्या होते हुए, जम्मू में जनसंख्या अधिक होते हुए भी, फिर भी 37 सीटें मिल रही हैं, ठीक। 37 सीटों पे चुनाव हो रहा था, ठीक। कश्मीर वाले रीजन में वहाँ पे जनसंख्या कम होते हुए 46 सीटों पे चुनाव हो रहा है। इसलिए देखा जा रहा था कि पावर ऑफ सेंटर जो था केंद्रित था वो कहाँ पे, कश्मीर वाले रीजन में सेंटर केंद्रित था, ठीक है ना। इसलिए ये मुद्दा उठा कि परिसीमन आयोग का गठन किया जाए, जनसंख्या का वेरिएशन है यहाँ पे, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे देख रहे हैं कि परिसीमन आयोग, जो हमने पहले देखा है कि परिसीमन आयोग जो सीटों का निर्धारण करती है। तो मेन मुद्दा क्या था जम्मू एंड कश्मीर में, देखे थे 37 सीटें जम्मू वाले रीजन में, 46 सीटें दी थी कश्मीर वाले रीजन में, 9 का वेरिएशन था देखा जाए, कम यहाँ भी कम से कम 44 के 45 के आसपास सीटें होनी चाहिए थी, या 46 के आसपास में वहाँ जो सीटें हैं वो होनी चाहिए थी। और दूसरा हम देख रहे हैं लद्दाख वाले रीजन में, ठीक। जब ये नहीं विभाजित हुआ था तो लद्दाख में जो सीटें थी वो 4 थी। तो टोटल जो सीटें थी पहले देखें तो 111 सीटें थी कब में, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। लेकिन अब जब विभाजन हो गया तो 4 सीटें लद्दाख वाली, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 सीटें तो वो यूनियन टेरिटरी एक अलग बन गई, तो ये चली गई 4 सीटें, ठीक है ना। अब ये मांग की जा रही है कि 37 सीटें जो जम्मू में हैं 7 सीटें जम्मू में बढ़ाई जाए, ठीक है ना, 7 सीटें जम्मू में बढ़ाई जाए और इसको 44 सीटें कर दिया जाए जम्मू में, और 46 सीटें जो कश्मीर में हैं, जो कश्मीर वाले रीजन में है वो 46 का 46 ही रहेगा। सिर्फ 7 सीट जो बढ़ेगी वो किस में बढ़ेगी, वो बढ़ेगी जम्मू वाले रीजन में। तो यहाँ भी 44 हो जाएंगे, यहाँ भी 46 हो जाएंगे, तो कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहेगा, क्योंकि जम्मू वाले रीजन में देख रहे हैं जनसंख्या ज़्यादा है, कश्मीर वाले रीजन में कम है। तो जनसंख्या के आधार पर भी समरूपता आ जाएगी प्रत्येक कंस्टिट्यूएंसी में, ठीक है ना। और 24 पीओके वाले रीजन में तो अभी 24 के 24 ही रहेंगे। तो टोटल सीट जो आप देखेंगे तो 114 सीटें हो जाएंगी यहाँ पे, कहाँ पे, अगर परिसीमन आयोग जो है ना, परिसीमन आयोग जो रिपोर्ट दे रही हैं तो उनमें 114 सीटें का हो जाएगा। यहाँ भी देखेंगे तो 20 सीटें जो होंगी, 114 सीटों में 20 सीटें जो होंगी, ठीक। 20 सीटों में देखेंगे कि 7 जो होंगे वह जो होंगे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगे, और जो है 11 सीटें जो बात की जा रही है कि 11 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया जाए। 7 सीट तो जम्मू में जो है ना वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, वहाँ पे सीटें आरक्षित ऑलरेडी हैं, लेकिन 11 सीटें जो बात हो रही है कि 11 सीटों को अनुसूचित जनजाति के लिए वहाँ पे आरक्षित किया जाए। तो ये था मेन मुद्दा। ये था कि मतलब जनसंख्या का वितरण जो है ना, अब यहाँ पे हमारे लिए क्वेश्चन क्या बन सकता है, पहला परिसीमन आयोग, ठीक है ना। आप बहुत जगह देखे होंगे परिसीमन आयोग के पास सिर्फ केवल अधिकार होता है कि जो है ना जोग्राफिकल एरिया को, ठीक है ना, जोग्राफिकल एरिया ही बदल सकती है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जनरल केसों में देखें तो जोग्राफिकल एरिया ही बदलती है, क्योंकि जनसंख्या को उतना जरूरत जो होती है ना, जनरल केसों में देखें तो वो जो क्या करती हैं कि ज्योग्राफिकल एरिया ही बदलती है। सपोज कीजिए कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक स्टेट में 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक। अब क्या हुआ कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जनसंख्या बढ़ गई, बाकी सब कॉन्स्टिट्यूएंसी में जनसंख्या नहीं बढ़ी, ठीक। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, परिसीमन आयोग कॉन्स्टिट्यूएंसी सेम ही रहेगी, 4 ही रहेगी, लेकिन उसका ज्योग्राफिकल एरिया इस तरह बांटेगा, ठीक, इस तरह बांटती है कि क्या होता है कि सब में जनसंख्या समान हो जाए, ताकि प्रतिनिधि जो चुने जाए, रिप्रेजेंटेटिव चुने जाए, लोग या एमपी चुने जाए, या आप बोल सकते हैं कि एमएलए चुने जाए, तो जनसंख्या सेम रिप्रेजेंट करे। अगर एक एमपी को, ठीक है ना, 10 लाख जनसंख्या रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक, ए कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो बी में भी अप्रॉक्स जो है ना, बी वाले जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमपी है उनको भी लगभग 10 लाख वोटर ही रिप्रेजेंट करे। तो ये मेन मुद्दा होता है सामंजस्य बसाने के लिए, सामंजस्य बनाने के लिए जो है ना उसको स्थापित किया जाता है परिसीमन आयोग को। दूसरा देख रहे हैं कि यहाँ जब हम देख रहे हैं कि 37 सीटें हैं, ठीक, अब इसको करके 44 कर दिया जाएगा। यानी दूसरा पॉइंट ये है कि ना कि ज्योग्राफिकल एरिया ही जो है ना डिवीजन होता है, परिसीमन आयोग के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, बल्कि वह जो है ना सीटें भी बढ़ा सकती है,
ठीक, आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा कि केवल उसके पास अधिकार होता है ज्योग्राफिकल एरिया को ही जो है ना बदलने की, परिसीमन आयोग की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, परिसीमन आयोग के पास ये अधिकार होता है कि सीटों को भी वो बढ़ा सके, ठीक है ना। ये मेन मुद्दा था, इसको पूरे समझाने का आपको प्रोसेस। चलिए तो आगे हम देखते हैं कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने क्या देखा जी, ज्योग्राफिकल एरिया तो बढ़ाती ही है, जनसंख्या भी, सीटों की संख्या भी बढ़ा सकती है परिसीमन आयोग। दूसरा क्या है, वह जो है ना अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए भी आरक्षित सीटों का बारे में जो उद्घोषणा करती है, ठीक, कौन करती है, परिसीमन आयोग। चलिए तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति प्लस ज्योग्राफिकल एरिया, कॉन्स्टिट्यूएंसी की संख्या प्लस सीटों की संख्या बढ़ा सकती है। चलिए हमने यहाँ पे अपना परिसीमन आयोग के बारे में, और आर्टिकल 82 में जो है इसका बजाबते संविधान के बताया गया है कि संसद जो है क्या कर सकती है, परिसीमन आयोग का हर सेंसस जनगणना के बाद क्या कर सकती है, उसको स्थापित कर सकती है। चलिए तो परिसीमन आयोग, आई होप परिसीमन आयोग के बारे में आपको किसी तरह के कोई कन्फ्यूजन ना होगा। चलिए हम आगे नेक्स्ट अपना देखते हैं इंपॉर्टेंट, जो हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ देख रहे हैं कि नेक्स्ट हमारे लिए जो क्वेश्चन था परिसीमन आयोग से, अभी जो कौन है, रंजना देसाई उनकी अध्यक्षता कर रही हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हाँ, लश्कर ए में जैसे SCO के तहत भी होगी कार्रवाई। या मेन मुद्दा क्या है, लश्कर एवं जैस पर SCO के तहत भी होगी कार्रवाई, डोभाल, ठीक है ना। अभी क्या होगा, SCO की मीटिंग हो रही है, SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, संघाई सहयोग संगठन की अभी मीटिंग हो रही है, ठीक है ना। कहाँ हो रही है, तजाकिस्तान में। हमें याद क्या रखना है, दुशांबे याद रखना है। दुशांबे पूछ सकता है कहाँ लोकेशन है, आपको लोकेशन में मिलान में दे देंगे। तो दुशांबे स्थित है, कहाँ स्थित है, तजाकिस्तान में स्थित है। अभी SCO की मीटिंग हो रही है वहाँ पे जो मेन मुद्दा, अभी इससे कल वाले न्यूज़ में आपने देखा होगा, 24 जून वाले न्यूज़ में, उसमें अच्छा से कवर किया गया है क्या क्या मुद्दा है, जिस आप देख सकते हैं उसको, 24 वाले न्यूज़ को। आपको एक बात और बता दें कि हमें जो अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो 365 डे, है ना, 1 ईयर का न्यूज आपको पढ़ना है, ठीक है ना। ये नहीं देखना है कि आज न्यूज़ पढ़ लिए तो पीछे वाला न्यूज़ नहीं देखना, उसको जाकर देखते रहना है पीछे न्यूज़ में। अब पेपर से बेस्ट कोई तरीका नहीं है आपको न्यूज़ पढ़ने का। पेपर में एक कहानी की तरह दिया रहता है, आप एक बार अगर समझ जाए, एक सिस्टम से जो है ना, एक आपके दिमाग में जो है ना, जो क्या होता है, एक छप जाता है, आप ऐसा समझे हो। तो इसलिए पेपर को तो छोड़े ही नहीं, ठीक है ना। भले ही आप ना देखें, यूट्यूब वीडियो पर ना देखें, लेकिन खुद पेपर पढ़ें। अगर चाहते हैं तो खुद पढ़ लें, कोई ज़रूरी नहीं है आपको पेपर को कहीं देखने की, ठीक है ना। पढ़ें, लेकिन पेपर पढ़ना मस्ट भी, है ना। विदाउट पेपर आप सिर्फ मैगजीन लाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। मैगजीन सब देखेंगे, जितना भी मैगजीन देखेगा उसमें जो है ना सिंपल भाषा का अधिकांश तो प्रयोग नहीं किया रहेगा, ठीक। अब पहले से कुछ कहानी पता नहीं रहेगी तो आप सिर्फ उसको क्या करेंगे, रटेंगे, समझेंगे नहीं चीज़ों को, ठीक है ना। इसलिए क्या करें, पेपर पढ़ें। या तो आप किसी यूट्यूब से पढ़ लें, कोई टीचर पढ़ा रहा है उससे पढ़ लें, या तो खुद लाएं, खुद से बनाएं, निकालें उसमें से टू द पॉइंट और उसको पढ़ें अच्छा से, ठीक है ना, नोट्स बनाते रहें। चलिए ये तो था पेपर में कि पेपर जरूरी है, पेपर का कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है। करंट पढ़ने के लिए पेपर से बेस्ट कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको, ठीक है ना। जैस पर SCO के तहत भी होगी कार्रवाई। तो हमने क्या देखा, संघाई, देखिए यहाँ क्या क्या मुद्दा हमारे लिए एग्जाम के लिए बन सकते हैं, ठीक है ना। दुशांबे कहाँ स्थित है, तजाकिस्तान में स्थित है। अभी क्या हो रहा है, राष्ट्रीय संघाई सहयोग संगठन के मीटिंग हो रही है वहाँ पे, ठीक। मेन मुद्दा क्या था, उन मुद्दे में देखा गया वहाँ मेनली मुद्दा आतंकवाद पे फोकस किया गया कि आतंकवाद को कैसे खत्म करना, अलगाववाद, ठीक है ना, उग्रवाद, धार्मिक कट्टरपंथा जो है, कट्टरता, ये सब कुछ जो है ना वहाँ पे मुद्दे उठाए गए। पहला तो ये था आतंकवाद से रिलेटेड जितनी भी समस्या हैं, ठीक है ना, फंडिंग वंडिंग जो भी समस्या है आतंकवाद, उसको कैसे खत्म किया जाए। दूसरा था अफगानिस्तान के मुद्दा भी देख रहे हैं, अफगानिस्तान से जो है ना जो अमेरिकी फौज जा रही है तो वहाँ पर काफ़ी जो है ना हिंसक घटनाएँ घटने शुरू हो गई है। इसलिए तो एक चिंता, भारत के लिए एक चिंता का विषय भी बन चुका है ये, ठीक है। वो इससे पहले वाले न्यूज़ में हमने देखा था। चलिए यहाँ पे तो 2 मुद्दे थे वहाँ पे, एक आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद, ये सब संबंधित मुद्दे थे, और दूसरा मुद्दा था वहाँ पे अफगानिस्तान को, एक पर्टिकुलर अफगानिस्तान का फोकस एरिया था संघाई सहयोग संगठन में। तो हमारे लिए क्या 2 चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो संघाई कोऑपरेशन में कौन से मेंबर है, दूसरा हमारे लिए होता है दुशांबे कहाँ स्थित है। तो दुशांबे तजाकिस्तान में है। तो इससे 24 तारीख वाले न्यूज़ में हमने देखा था बजाबती कि कौन कौन से उसके मेंबर है। चलिए आज एक बार और देख लेते हैं उसको, कौन कौन से संघाई कोऑपरेशन में मेंबर हैं। चलिए संघाई कोऑपरेशन में टोटल जो है 8 मेंबर है, बाकी जो मेंबर हैं वो सब ऑब्जर्वर के रूप में है, ठीक है ना। देखिए मेनली हम देखते हैं कौन से 8 मेंबर आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन से 1-2 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं, ठीक है ना। अभी देखिए, एक तो है रसिया, 2 हो गया चाइना, 3 इंडिया, 4 पाकिस्तान,
5 हो गया तजाकिस्तान, 6 हो गया किर्गिस्तान, 7वां हो गया उज्बेकिस्तान और 8वां हो गया कजाकिस्तान। ये हो गया हमारे 8 मेंबर जो हो गए हैं, ये परमानेंट, इसको बोल सकते हैं परमानेंट मेंबर हो गए हैं 8। उसमें ऑब्जर्वर मेंबर के रूप में आप जो अफगानिस्तान ये सब जो है वो है। अब मैं देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, 3 तो इसमें से दे देंगे मेंबर, एक ऐसा मेंबर दे देंगे बोलेंगे कि ये इनमें से कौन नहीं है, ऐसा भी बना सकते हैं क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है जितने भी तान है ना, ठीक है ना, जितने भी तान है उनमें तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान नहीं है, ठीक है ना। जैसे पाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इनमें जो क्या है तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान नहीं है। और ईरान भी तो ईरान तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो आपको यह ध्यान रखना है, तो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है ना, और ईरान इसके मेंबर पर जो अस्थाई मेंबर के रूप में नहीं है। कितने टोटल मेंबर, 8 मेंबर है। तो हमने देखा यहाँ पे संघाई कोऑपरेशन वाले, ठीक है ना। चलिए कहाँ पे, दुशांबे कहाँ है, तजाकिस्तान में। ये जो मेन जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आगे देखते हैं हमारे लिए कौन है, H1B वीज़ा। H1B वीज़ा किससे संबंधित है, H1B वीज़ा जो संबंधित है वो अमेरिका से संबंधित है। वो जो है ना वहाँ की जो कंपनी है हायर करती है अलग देश, जैसे इंडिया से, चाइना से जो प्रोफेशनल जो होते हैं IT में सेक्टर में, उनके लिए वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो जाके अमेरिका में काम करे। तो H1 वीज़ा जो है, H1 वीज़ा किससे संबंधित है, वो अमेरिका से संबंधित है, ठीक है ना, अमेरिका की कंपनी देती है। चलिए एक देखते हैं, परिसीमन आयोग को हमने अच्छी तरह से देख लिया था, समझ लिया था। रंजना देसाई जो है वो क्या कर रही हैं, अभी अध्यक्षता कर रही हैं परिसीमन आयोग की। मार्च 2020 में उसको स्थापित किया गया था परिसीमन आयोग का, ठीक है। क्यों किया गया था, जम्मू एंड कश्मीर और 4 जो स्टेट जो है आपको नॉर्थ वाले ईस्ट रीजन में, वहाँ पे जो है ना कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिसाइड करने के लिए कितनी होंगे, ठीक है ना। परिसीमन आयोग को हमने अच्छी तरह से कवर किया है, ठीक। पेपर को साथ साथ आप क्या करें, नोट्स बनाते रहें, हैंड रिटन नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। दूसरा है केंद्र एवं राज्यों के पहले आप में पिस रहे हैं उपयुक्त। आपको पता ये कुछ दिनों से देख रहे हैं कि पेट्रोल का दाम जो है ना काफ़ी बढ़ गया है, ठीक है ना। अप्रॉक्स देखिए तो 100 के आसपास में पहुँच गए हैं, ठीक है ना, 100 के आसपास में पहुँच गए हैं। इससे क्या हो गया, क्राइसिस एक हो गया। अब इसमें है क्या कि क्यों ऐसा हो रहा है, पहली बात तो ये हो रही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ गई है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ गई। दूसरा जो है क्या है ना, सरकार जो है ना, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, इस पर टैक्स जो लगाते हैं, आपको ये देखिए 2 चीज़ देखने को मिलेगा यहाँ पे। पहला कि पेट्रोल और डीजल पे जो है ना सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों टैक्स लगाती है, ठीक। एक तो आपको ये जानने को मिल गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि दोनों जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो है ना टैक्स को घटाने के लिए जो है ना अभी तैयार नहीं है। एक तो वो कारण है, एक तो तेल की दाम तो बढ़ ही रही है, ठीक है। ये 2 कारणों से जो है ना अभी कोई संभावना भी नहीं है कि तेल के दाम बढ़ेंगे। और दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है ना। राज्य की मांगे हैं कि पहले केंद्र सरकार जो है टैरिफ पहले जो है ना शुल्क को घटाए। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि अगर मैं घटा दिया तो ऐसा संभावना नहीं है कि मतलब राज्य सरकार मुकर जाएगा ही वो टैक्स घटाने से। तो दोनों एक दूसरे में खींचातानी चल रही है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये नहीं है, ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में काफ़ी इशू पर चलते रहते हैं। इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे क्या, भारत जो है ना तत्काल, हम जानते हैं कि ईरान से जो है भारत अभी तेल नहीं मंगा रहा है, क्योंकि वो जो हमने देखा इससे पहले पेपर तो आप डेली देखते रहें, ठीक है ना, एक कहानी की तरह समझ में आ जाएगा। उसके बाद तो फिर तब उसके बाद मैगजीन पढ़िएगा तो अच्छा लगेगा पढ़ने में, नहीं तो बस सिर्फ मैगजीन रट्टा मारते रहिएगा, ठीक है। तो भारत ने, ठीक है ना, अभी क्या होगा कि तेल के दाम जो है ना, तेल के दाम में जो है ना अभी अमेरिका जो है ना काफ़ी तेल जो है ना मंगा रहा है। कहाँ से, USA से, ईरान से नहीं। पहले ईरान से हम लोग तेल मंगाते थे, जब से वो न्यूक्लियर समझौता में जो है ना डोनाल्ड ट्रंप हट गए वहाँ से, ठीक है ना, ड्रॉबैक कर लिया। लेकिन अभी बाइडन जो बोल रहे हैं वहाँ के राष्ट्रपति कि फिर इसको शुरू किया जाएगा, तो अभी शुरू नहीं हुई है, ठीक। अभी तो रिस्ट्रिक्शन इकोनॉमिकली लगा हुआ है, वो हटेगा तो फिर हम इंडिया से वहाँ से तेल लेंगे। हमने पहले ही देखा था कि वहाँ से हम तेल मंगाते हैं तो लगभग 20% सस्ते तेल मिलते हैं हमें वहाँ से, ठीक है ना, और देशों की अपेक्षा 20% सस्ते तेल मिलते हैं। ICI प्रीमियम भी नहीं लगता, ये एक तरह का प्रीमियम होता है, हमने उससे पहले पेपर में देखा था, जाके प्रीवियस वाले में देख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, भारत ने हाल ही में अमेरिका से काफ़ी तेल खरीदना शुरू किया है, लेकिन जो है ना कीमतें जो है ना अन्य देशों की अपेक्षा काफ़ी लग रहे हैं, ठीक है ना। कीमत भारत जो खरीद रही है तेल है ना वो काफ़ी कॉस्टली रेट पे खरीद रही है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन ये दिया है कि केंद्र और राज्य सरकार, ठीक है ना, दोनों टैक्स को अभी फिलहाल तो दोनों मिलके टैक्स को घटाएं। जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो वैट लगाती है, राज्य मूल्य वर्धित कर, उनको घटाया, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट जो लगाती है उनको वो घटाएं,
ठीक है ना। अभी तत्काल सॉल्यूशन यही बताया जा रहा है कि जो तेल के दाम इतने बढ़ चुके हैं, ठीक है ना, 100 रुपये के आसपास, आम जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है, तो इसमें घटाया जाए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट एक तो ज्ञान के लिए ये हो जाता है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लगाती है टैक्स पेट्रोल डीजल पे, ठीक है ना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जीएसटी के अंतर्गत पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है ना, पेट्रोल और डीजल को नहीं इंक्लूड किया गया है उसमें जीएसटी के अंतर्गत। जीएसटी कैसे कर रहा है, एक अप्रत्यक्ष कर है, उसके अंतर्गत जो है ना आप देखेंगे कि पेट्रोलियम, अल्कोहलिक भी प्रोडक्ट हैं, उन दोनों को, और बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसको क्या किया गया जीएसटी के अंतर्गत नहीं है। तो आपको याद रखना है, उसमें दे देगा कि जीएसटी के अंतर्गत पेट्रोलियम प्रोडक्ट आते हैं, जीएसटी के अंतर्गत नहीं आते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट। चलिए तो हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है ना। अब ग्रीन एनर्जी पर 70,000 करोड़, ग्रीन एनर्जी पर 70,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी RIAL। क्या है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने अभी एक प्लान घोषित किया है कि वो जो ना 75,000 करोड़ रुपए के एक इन्वेस्टमेंट करेंगे। किसके लिए, वो सोलर पावर, सोलर एनर्जी को क्या करने के लिए, सोलर से जो है ना एनर्जी उत्पादन करने के लिए क्या करेंगे, सोलर से एनर्जी उत्पादन करने के लिए करेंगे। वो सोलर एनर्जी की क्षमता बढ़ाएंगे, मतलब आप यूँ समझे कि वो क्या करेंगे, सूर्य से जो है ना एनर्जी को बड़ा एनर्जी प्राप्त करने के लिए वो जो है ना अपना 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। चलिए हमारे लिए मुद्दा ये है कि हमारे देश के पीएम ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2030 तक, ठीक है ना, 4.50 लाख मेगावाट बिजली के उत्पादन करने का एक लक्ष्य रखा है, ठीक है ना। कितना, 2030 तक। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि 2030 तक हमने लक्ष्य कितना रखा है, 4.5 लाख मेगावाट बिजली को उत्पादन करने के लिए, ठीक। एक तो मुद्दा ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे लिए हो जाता है, दूसरा ये होता है पेरिस समझौते में, ठीक है ना। पेरिस समझौता एक इंटरनेशनल समझौता है, ठीक है ना। ये पेरिस समझौते के अंतर्गत भारत ने यह कमिटमेंट किया हुआ है कि 2% तक ऊर्जा को कम करे। भारत ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को कितना परसेंट, 2030 तक, ठीक है ना, 2030 तक जो है भारत जो है कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा, ठीक है ना। चलिए तो हमने दो फैक्ट देखा, एक क्या है कि भारत 2030 तक ये लक्ष्य रखा है कि 4.5 लाख मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा, ठीक है ना, सोलर एनर्जी से, ठीक। और दूसरा हमने पेरिस समझौते में कमिटमेंट किए हुए हैं पेरिस समझौते के अंतर्गत कि हम क्या करें, कार्बन उत्सर्जन को 2030 तक है ना 2% कम करेंगे, ठीक। तो अब देखते हैं, ये हमारे लिए 2 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक। अब देखते हैं खिलौना कारोबार का मौजूदा गणित बदलने की ज़रूरत, प्रधानमंत्री, ठीक है ना। खिलौना कारोबार का मौजूदा गणित बदलने की ज़रूरत, प्रधानमंत्री। अभी कुछ दिन पहले हमने पेपर में देखा था, पेपर तो पढ़ते रहिए, ठीक है ना, उससे क्या होता है कहानी की तरह सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो फिर आपको ज़्यादा फैक्ट रखने की जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएंगे MCQ के रूप में, ठीक है ना। चलिए, खिलौना कारोबार का मौजूदा गणित बदलने की ज़रूरत, प्रधानमंत्री, ठीक। अभी हमने देखा था कि एक जो है ना, अभी देखा था कुछ पेपर में कि खिलौने की जो है ना, खिलौने का एक बाजार जो है ना विश्व में और इंडिया में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है खिलौने के क्षेत्र में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें तो अभी एक टायकथॉन जो है ना 2021 जो है ना ग्रैंड फिनाले हुआ, ठीक। टायकथॉन 2021 का 2021 का एक जो है ना ग्रैंड फिनाले हुआ, उसमें हमारे PM जो है उन्होंने वहाँ पे संबोधन किया, ठीक। तो वहाँ देखिए अब खिलौने के बारे में क्या है, भारत की हिस्सेदारी 1.5% है टोटल खिलौने प्रोडक्शन में देखा जाए तो, भारत पूरे वो ग्लोबल लेवल पे देखा जाए, ग्लोबल बाजार में जो है ना भारत की हिस्सेदारी 1.5%। इतनी सी जनसंख्या होने के बाद भी हमारी हिस्सेदारी कितनी है, 1.5% प्रतिशत बोल सकते हैं आप, ठीक है ना, 1.5%। 80% खिलौना भारत जो क्या करता है, आयात करता है। हम 80% खिलौना आयात करते हैं, ठीक। और वह मुख्यतः कहाँ से आयात करते हैं, चाइना से, चीन से हो रहा है। मुख्यतः देखा जाए खिलौने का आयात 80% जो आयात हम क्या करते हैं, चाइना से ही करते हैं। मुख्यतः जो है कहाँ से करते हैं, चाइना से हम आयात करते हैं खिलौने का, ठीक है। हमारे यहाँ काफ़ी अपॉर्चुनिटी है खिलौने के लिए, देखिए। और मनी के रूप में देखें तो टोटल 7 लाख करोड़ का एक बाजार है, ये 7 लाख जो ना 7 लाख करोड़ का, 7 लाख करोड़ का ये बाजार है पूरे विश्व में खिलौने का, ठीक। उसमें हम 11,000 करोड़ रुपए का ही कर पाते हैं, ये 11,000 करोड़ यानी कि 1.5% ही करते हैं। 80% खिलौने का क्या करते हैं, हम आयात करते हैं, ठीक है ना। ओनली 20% ही हम उत्पादन कर पाते हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा, टायकथॉन 2021 किससे संबंधित है, तो खिलौने से संबंधित है, आपको याद रखना है। टायकथॉन किससे संबंधित है, टायकथॉन किससे संबंधित है, यह है खिलौने से संबंधित। अब यहाँ देखिए एक बातें कही गई कि परिवार में बच्चे जब जन्म लेते हैं तो सब पहली पाठशाला उनकी जो होती है परिवार होता है। अब पहला जो होता है कि अगर दोस्त कोई होता है तो उसका खिलौना होता है,
ठीक। परिवार में अगर कोई बच्चे जन्म लेते हैं तो पहला पाठशाला क्या, उसका घर परिवार, और दूसरा उसका पहला दोस्त जो होता है वो खिलौना होता है। ये तो खैर एक से जानने के लिए है, ठीक। चलिए अब देखते हैं कि हम बढ़ावा देने के लिए अपने जो ना खिलौने को बढ़ावा देने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं अपने देश में, ठीक है ना। पहले देखिए इसमें अधिकांशतः देखिए तो कुटीर एवं जो छोटे लघु उद्योग जो है ना इसमें काफ़ी लगे पड़े हैं, ठीक है ना। खिलौने को उत्पादन करने में कुटीर एवं छोटे लघु उद्योग, ठीक है ना, ये लगे पड़े हैं। तो इनमें हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है, जो कैसे प्रमोट करने की ज़रूरत है कि यह हमारे जो है ना खिलौने के क्षेत्र में हमारा देश भी आगे बढ़े। तो सबसे पहले इनको तकनीकी से जोड़ना है, ठीक है ना। जो छोटे लघु उद्योग है खिलौने के, उनको तकनीकी से जोड़ना है। दूसरों उनको बाजार प्रोवाइड करना है, बाजार का एक्सेस देना है सही तरह से, ठीक है। और तीसरा प्रचार प्रसार करना है ताकि खिलौने की जो है ना डिमांड हो। चलिए अब हम देखते हैं कि सरकार इसके पहल के अंतर्गत क्या किया। देश का सबसे पहला गेम्स क्लस्टर जो है सरकार कहाँ स्थापित कर रही है, कर्नाटक में विकसित हो रहा है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए एक एमसीक्यू बन सकता है, 2 एमसीक्यू यहाँ पे हमारे लिए बन सकते हैं। पहला एमसीक्यू टैक्थॉन किससे संबंधित है, वो खिलौने से संबंधित है। दूसरा कि अभी हाल ही में देश ने पहला गेम क्लस्टर कहाँ स्थापित किया, आपसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आपको दे जाएगा कर्नाटक, बिहार, यूपी, केरल, आपको क्या मारना है, कर्नाटक। देश का पहला गेम क्लस्टर जो स्थापित किया जा रहा है वो कर्नाटक में विकसित किया जा रहा है। चलिए आपको आई होप आपको ये कभी भी लघु उद्योग से रिलेटेड जो है ना स्मॉल इंडस्ट्री से रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन बने तो आप इसको दे सकते हैं कि हमारे देश में खिलौनों को भी बढ़ावा देने की ज़रूरत है। इतना जो है जो हमारे देश में अपॉर्चुनिटी है करने की, उसमें तकनीकी बाजार ये सब चीज़ों की व्यवस्था की जाए ताकि हमारा जो लघु उद्योग बढ़े और जो क्या हो कि जॉब क्रिएशन हो। तो आप चाहें तो अपनी क्रिएटिविटी लगाकर जो है ना आप क्या कर सकते हैं, अपने एक अच्छा फॉर्मेट में एक अच्छा क्वेश्चन बना सकते हैं। वो तभी हो सकता है जब आप मैगजीन नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले पेपर पढ़ें, पेपर को समझें, उसके बाद समझने के बाद ऑटोमेटिकली आप खुद अपना जो है ना क्वेश्चन बनाना, आंसर बनाना खुद करने लगें। खुद आपकी दिमाग इतनी कैपेबल हो जाएगी कि खुद जो है ना आइंस्टीन की तरह दिमाग काम करने लगेगा, ठीक है ना। H1B वीज़ा हमने क्या देखा, H1B वीज़ा अमेरिका से संबंधित है। चलिए ये आईटी प्रोफेशनल को दिया जाता है, मिलकर अमेरिका की जो कंपनी होती हैं वो आईटी प्रोफेशनल को देती हैं, ठीक। और हमारे देश से बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल वहाँ जाते हैं काम करने के लिए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है। आई थिंक 1-2 और होंगे जो भी इम्पोर्टेंट, उसको देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए। जम्मू कश्मीर में खानाबदोश आबादी की गिनती शुरू। अब यहाँ देखिए क्या बात है, जम्मू कश्मीर में खानाबदोश आबादी की गिनती शुरू। जम्मू एंड कश्मीर में देखते हैं आबादी जो है ना खानाबदोश आबादी है वहाँ पे बहुत सारी जनसंख्या में, ठीक है ना। तो उनकी अब गिनती शुरू हो गई, ठीक है ना। ये घूमते फिरते रहते हैं, ठीक है ना। खानाबदोश मतलब क्या, आज यहाँ है तो कल कहीं और रहेंगे, ठीक ना। स्टेट के एक छोर से दूसरे छोर में घूमते रहते हैं, कोई तो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी चले जाते हैं, ठीक। तो यहाँ जम्मू कश्मीर ने एक जो है ना पहल शुरू किया है कि अब क्या होगा कि सबका एक डाटा शुरू किया जाएगा, ठीक है ना। खानाबदोश जितने रहते हैं, ठीक, उनको जो है डाटा शुरू किया जाएगा ताकि जो स्कीम प्लान जो अगर गवर्नमेंट कोई कर रही है तो उसको ध्यान में रहेगा कितनी खानाबदोश जनसंख्या का है और किस तरह की स्कीम उन्हें दिया जाए ताकि उनका भी डेवलपमेंट हो सके, ठीक है ना। ये लक्ष्य उन्होंने कब तक रखा है, 2021 तक रखा है। ये तो आपको एक ओवरव्यू दे दिया गया कि खानाबदोश लोगों के लिए वहाँ पे जम्मू सरकार जो है ना ये प्रयास कर रही है कि उनकी भी एक पूरा सर्वे किया जाए कि कितने हैं, कहाँ रहते हैं, किस पार्ट में रहते हैं, ठीक है ना। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कुछ जो है ना खानाबदोश जैसे गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी समुदाय। आप क्वेश्चन बना सकते हैं कि गुज्जर बकरवाल समुदाय कहाँ किस आदिवासी कहाँ के हैं खानाबदोश, ठीक है ना। आपको दे देंगे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो आपको मारना क्या है, बकरवाल समुदाय, गद्दी समुदाय, सिप्पी समुदाय जो कहाँ रहते हैं वो रहते हैं कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक। अब ये देखिए जो समुदाय है ये भेड़ बकरी गाय भैंस यही पालते हैं, ठीक। और ठंडे के दिनों में क्या करते हैं, ये वैली वाले छोटे नीचे वाले इलाकों में आ जाते हैं। गर्मी के दिनों में ये ऊपर वाले पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं, ये पहाड़ी वाले ऊपर चले जाते हैं। तो हमें ये तो थोड़ा एक जनरल व्यू हो गया, आपको सिर्फ याद रखना है गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी समुदाय ये लोग जम्मू कश्मीर के आदिवासी हैं, ये लोग आदिवासी खानाबदोश आबादी हैं, ठीक है ना। चलिए तो आप आगे हम देखते हैं हमारा आगे का न्यूज़ कौन सा इंपॉर्टेंट है। कुछ हिस्ट्री से होंगे, दैनिक जागरण में हर डे पर डे 2 क्वेश्चन 1-2 रहते हैं जो हिस्ट्री से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया देश में आपातकालीन काल। आपको पता होगा 1975 में जो है ना प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकालीन की घोषणा कर दी। ये काफ़ी फेमस अथी है, आप कह सकते हैं मुद्दा है, बार बार आपको मिलेगा, हर जगह मिलेगा, ठीक है ना। तो 1975 में क्या किए थे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकालीन ऐलान की घोषणा की थी। ऐसा उन्होंने क्यों किया था, क्योंकि इलेक्शन हुई थी, ठीक। इलेक्शन में वो जीत गए थे भारी बहुमत से, ठीक है ना। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनके अपोजिशन वाले जो थे उन्होंने क्या किया,
वहाँ अपील कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनके जो है ना जीत को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। ठीक, इस कारण से ये कहाँ से खड़ी हुई थी, रायबरेली से ये संसद थी। ठीक है ना, जीतकर ये संसद कहाँ से बनी थी, रायबरेली से हुई थी। रायबरेली कहाँ है, यूपी में है। ठीक है ना, उन्होंने चुनाव को अवैध क्या कर दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया। ठीक है ना, और इन्हें अगले 6 साल तक के लिए चुनाव लड़ने को भी मना कर दिया, किनको, इंदिरा गांधी को। ठीक है ना, तो यहाँ मुद्दा ये था। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया कि आपातकालीन की घोषणा ही कर दी वर्ष 1975 में। ठीक, तो ये तो था एक जनरल ओवरव्यू। आपातकालीन से थोड़ा सा आपको एक जानकारी मिल जाएगा कि आपातकालीन में हुआ आखिर ऐसा क्या था। ठीक है ना, ये रायबरेली कंस्टिट्यूएंसी से सांसद बनी थी, जीतकर वहाँ से भारी बहुमत से जीती थी, लेकिन इनके अपोजिशन वाले ने अपील कर दिया और जज ने वहाँ पाया कि कुछ वहाँ पे जो है ना सही तरह से इलेक्शन नहीं हुआ। ठीक, तो इन्होंने वहाँ का इलेक्शन को ही रद्द कर दिया। ठीक, प्लस इन पे बैन भी लगा दिया 6 सालों के लिए। अब इन्होंने क्या किया कि अब इमरजेंसी ही लगा दिया पूरे देश में। चलिए, ये मुद्दा आपने एक जनरल ओवरव्यू ले लिया। अब चलिए हम देखते हैं हमारे मुद्दा। पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी आपको पता है भारत की अगर पहली मुख्यमंत्री कौन थी, अगर बोला जाए क्वेश्चन में दिया जाए कि पहली मुख्यमंत्री भारत में कौन थी, तो वो थी सुचेता कृपलानी थी। ये कहाँ से थी, ये यूपी से बनी थी मुख्यमंत्री। कब से, 1963 से 1967 के बीच में। तो हमें ये याद रखना है कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी थी। ठीक है, इनके बारे में और 1940 में इन्होंने अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना की थी। आपसे पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना कौन किया था, आपको दे देगा इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी। ठीक, इस तरह करके 2-4 नाम दे देंगे। आपको हमेशा याद रखना है कि 1940 में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना इन्होंने की थी। अब पहली अध्यक्ष भी बनी थी इसकी। ठीक, और ये आपको तो ये कॉमन है, ये तो काफ़ी बार आपने पढ़ा भी होगा कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी। कब बनी थी, 1963 से 1967 के बीच में। चलिए, हमने ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखा। अब चलते हैं आगे न्यूज़ की तरफ, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो। चलिए, आई होप ये हमने न्यूज़ सारे आज के जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे कवर हो गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, कोविड से बच के रहें। धन्यवाद।